हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन एट माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथरेक्ट पर। आज का यह जो वीडियो लेक्चर है यह कक्षा 10 की विषय वस्तु पर आधारित है और इस वीडियो लेक्चर से हम शुरुआत कर रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 के सिलेबस की। और इसमें भी हम सबसे पहले पढ़ेंगे ज्यामिति के टॉपिक्स को। आपके इस सिलेबस में ज्यामिति से संबंधित कुल 5 प्रश्नावलियां हैं जो कि क्रम संख्या 10 से लेकर 14 तक है। और इन 5 प्रश्नावलियों में से टोटल 20 नंबर के प्रश्न बोर्ड परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं और अपने आप में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक्सरसाइज 10 बिंदुपथ। और इस बिंदुपथ को शुरू करने से पहले एक मैं आपको बता दूं कि आज से हमारे जो वीडियो लेक्चर हैं वो डिजिटल जो एजुकेशन की गाइडलाइन है उसके अंतर्गत ही सारे तैयार किए जाएंगे। गाइडलाइन का जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो यही है कि हम कोई भी लेक्चर जो है वो 45 मिनट से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो अभी हमारे जो भी लेक्चर हैं वो 45 मिनट से छोटे ही रहेंगे। कोशिश यही रहेगी कि 30 मिनट का एक लेक्चर तैयार किया जाए। तो आप सबसे मेरी ये गुजारिश है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा कक्षा 10 के विद्यार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास करें ताकि वे सभी विद्यार्थी इस चैनल से जुड़कर कक्षा 10 से संबंधित विषय वस्तु का लाभ ले सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। हमारा आज का जो टॉपिक है मैंने आपको बताया कि बिंदुपथ, जो कि हमारा ज्यामिति का पहला टॉपिक है। तो देखिए, बिंदुपथ को शुरू करने से पहले हम ये देखेंगे कि बिंदुपथ का यहाँ पर शाब्दिक अर्थ क्या है। पहले बिंदुपथ का अर्थ समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसकी परिभाषा की बात करेंगे। देखिए, वैसे तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि बिंदुपथ का अर्थ हुआ बिंदुओं का पथ, बिंदुओं का पथ। और यहाँ पर आपको कुछ बातें और भी ध्यान में रखनी पड़ेंगी। एक तो यहाँ पर हम शब्द यूज करेंगे समतल। हालांकि समतल के बारे में आप अच्छे से जानते हो। अभी वैसे समझने के लिए कि ये जो तल है, ठीक है, कि ये जो तल है वो एक समतल का ही उदाहरण है। हम फर्श की बात करें तो ये भी एक समतल का उदाहरण है, या फिर कोई टेबल की जो सरफेस है ऊपर वाली वो भी एक समतल है। तो एक तो हमें समतल के बारे में यहाँ पर पता होना चाहिए कि समतल का यहाँ पर हम काफ़ी यूज़ करेंगे। और उसके बाद में एक और यहाँ पर शब्द आएगा, वो है समदूरस्थ। बिंदुपथ की लगभग सभी परिभाषाओं में इस शब्द का यूज़ होगा, समदूरस्थ। और समदूरस्थ को अगर अपने अलग अलग देखें तो इसका मतलब है समान दूरी पर स्थित। ठीक है, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर स्थित। और इसके बाद में हम बात करेंगे एक चर बिंदु की। चर बिंदु एक ऐसा बिंदु होगा जो अपनी जगह को बार बार बदलता रहेगा, मतलब जिसकी स्थिति निश्चित ना हो। चर बिंदु एक ऐसा बिंदु जिसकी स्थिति, एक ऐसा बिंदु जिसकी स्थिति निश्चित न हो। ठीक है, जो अपनी जगह बदलता रहे वो चर बिंदु। और इसी तरीके से एक हम पढ़ेंगे यहाँ पर स्थिर बिंदु। और स्थिर बिंदु बताने की जरूरत नहीं है, जो स्थिर हो। अब देखिए, हम बिंदुपथ की परिभाषा को किस तरीके से यहाँ पर देखेंगे। देखिए, बिंदुपथ की परिभाषा का यहाँ पर मतलब क्या होगा। तो मतलब ये है कि हमें बिंदुओं का एक ऐसा पथ बनाना है, हमें बिंदुओं का एक ऐसा पथ बनाना है, या हमें ऐसे बिंदु इकट्ठे करने हैं। ठीक है, हमें कुछ बिंदु यहाँ पर इकट्ठे करने हैं, उनका संग्रह करना है। और वो जो संग्रह होगा वो किसी नियम पर आधारित होगा कि बिंदुओं का पथ जो किसी नियम का पालन करे, जो किसी नियम का पालन करे। ठीक है, तो यही इसकी परिभाषा है बिंदुपथ की, कि ऐसे बिंदु या उन बिंदुओं का पथ या उन बिंदुओं का समुच्चय जो किसी दिए हुए नियम का पूर्णतया पालन करें, या कुछ प्रतिबंधों का, जो आपको प्रतिबंध यहाँ पर दिए जाएंगे, उन प्रतिबंधों का जो पालन करेंगे
उन्हीं बिंदुओं का जो पथ होगा उसे हम क्या बोलेंगे, बिंदु पथ बोलेंगे। ठीक है, कि ऐसे बिंदुओं का पथ, ऐसे बिंदुओं का पथ जो किसी दिए गए नियम या प्रतिबंध का पूर्णतया पालन करें। ठीक है, उसे बिंदु पथ कहते हैं। ठीक है, तो ये है बिंदु पथ की परिभाषा। अभी इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल की सहायता से, तब जाके ये हमें अच्छे से क्लियर हो पाएगा। परिभाषा को पढ़ लेते हैं कि ऐसे बिंदुओं का पथ, ठीक है, ऐसे बिंदुओं का पथ जो किसी दिए गए नियम या प्रतिबंध का पूर्णतया पालन करें उसे बिंदु पथ कहते हैं। तो ये तो है इसकी परिभाषा। अब इसका मतलब क्या है, तो इस मतलब को हम कुछ उदाहरणों से समझेंगे। हम बिंदु पथ के ही उदाहरण लेंगे, उससे हमें इस परिभाषा के बारे में अच्छे से समझ में आ पाएगा। हाँ, इन बातों का आप ज़रूर ध्यान में रखना, क्योंकि इन सब को हम अब जितने भी परिभाषाएं हैं उन सब में यूज़ करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम पहले उदाहरण की। तो देखिए, पहला जो उदाहरण है बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है और हम इसके बारे में जानते भी हैं। वो उदाहरण है सर्कल का, जिसे हम क्या बोलते हैं, वृत्त। तो बिंदु पथ को समझने के लिए हम शुरुआत करेंगे इसी उदाहरण से। देखिए, यहाँ पर आपको अलग अलग आकृतियाँ बनानी हैं और एक ही समतल में बनानी हैं, और ये जो आकृतियाँ होंगी ये किसी नियम का पालन करेंगी, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर हम चर बिंदु और स्थिर बिंदु को काफ़ी काम में लेंगे, और कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी होंगे जिनमें स्थिर रेखा का भी यूज़ होगा, स्थिर रेखा का। ठीक है, तो ये बातें आपको सारी की सारी ध्यान में रखनी है, ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अब देखिए, हम शुरुआत कर रहे हैं पहले उदाहरण से, और वो है वर्त का उदाहरण। देखिए, वर्त को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इस समतल के अंदर एक बनाना है स्थिर बिंदु, कि हमने मान लिया कि ये एक स्थिर बिंदु है। ठीक है, मतलब ये बिंदु अपनी जगह नहीं बदलेगा, इस बात को हम ध्यान में रखेंगे कि इस समतल के अंदर इस बिंदु की स्थिति जो है वो क्या है, स्थिर है। और अब आपको लेना है कोई एक चर बिंदु, और ये हमने मान लिया चर बिंदु। ठीक है, एक स्थिर बिंदु और एक चर बिंदु। अच्छा, ये जो चर बिंदु है ये अपनी जगह बदल सकता है, या यूँ कहें कि ये अपनी जगह बदलेगा। अब करना क्या है, आपको सबसे पहले एक काम करना है कि इस दूरी को नोट करना है। आप मान लीजिए समझने के लिए कि ये जो दूरी है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर। हमने मान लिया कि ये दूरी 3 सेंटीमीटर है। अब करना क्या है कि ये जो चर बिंदु है, इस चर बिंदु को अपनी जगह इस प्रकार से बदलनी है कि ये जो बीच का गैप है ये गैप कम ज़्यादा ना हो पाए, या यूँ कहें कि हमें इस शब्द को ध्यान में रखना है, समदूरस्थ। मतलब आप इस बिंदु को, ये जो चर बिंदु हमने बनाया ये वाला, इस चर बिंदु को ऐसी जगह लेके जाओ जहाँ से स्थिर बिंदु से अगर अपने इसकी दूरी निकालें तो वो दूरी वापस 3 सेंटीमीटर ही आए। जैसे मान लीजिए कि हम इस बिंदु को थोड़ा सा यहाँ आगे ले आए, यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो दूरी है वो दूरी वापस हमने देखा कितनी है, 3 सेंटीमीटर। क्या मैं इस बिंदु को यहाँ लिख सकता हूँ? क्या इस बिंदु को यहाँ बनाया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता। कारण, अगर इस बिंदु को यहाँ बनाते हैं तो ये जो दूरी होगी वो 3 सेंटीमीटर से अधिक आएगी। तो हमें इस नियम का ध्यान में रखना है, समदूरस्थ वाला नियम जो है, कि दूरी जो है वो क्या रहनी चाहिए, समान रहनी चाहिए। तो यहाँ पर ये बिंदु आ नहीं सकता। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ इस तरीके से, तो ये वाली दूरी 3 सेंटीमीटर, या यूँ कहें कि मान लो कि ये बिंदु हमने यहाँ बनाया। ठीक है, ये वाला जो बिंदु हमने यहाँ बनाया, तो ये वाली जो दूरी है
ये दूरी कितनी है 3 सेंटीमीटर। मतलब आपको क्या करना है, इस समतल के अंदर चर बिंदु को अलग अलग जगह पे बनाना है, और अलग अलग जगह पे बनाओगे तो जो दूरी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो जब आप सारे बिंदु बना लोगे, आप जब सारे बिंदु बना लोगे तो उन बिंदुओं को जब आपस में मिलाओगे, उन सभी बिंदुओं को जब हम आपस में मिलाएंगे तो किसकी रचना हो जाएगी, एक वर्त की रचना हो जाएगी। ध्यान रखना कि स्थिर बिंदु से चर बिंदु की दूरी अगर फिक्स है, स्थिर बिंदु से चर बिंदु की अगर दूरी फिक्स है तो उसको एक समतल में अगर अपने घुमाएंगे तो उससे जो रचना होगी वो किसकी होगी, वर्त की रचना। तो ये जो आपको पथ दिखाई दे रहा है ये वर्त के लिए बिंदु पथ है। ठीक है, कि ये जो पथ है वो किसका बिंदु पथ है, इस वर्त का बिंदु पथ। इसकी परिभाषा देखिए क्या लिखेंगे हम, तो देखिए समतल में स्थित उस चर बिंदु का बिंदु पथ जिसकी उसी समतल में स्थित एक अन्य स्थिर बिंदु, ठीक है, एक अन्य स्थिर बिंदु से दूरी सदैव नियत रहती हो, वर्त कहलाता है। तो ये है वर्त की परिभाषा। क्या परिभाषा है कि समतल में स्थित उस चर बिंदु का बिंदु पथ, ठीक है, समतल में स्थित इस चर बिंदु का बिंदु पथ जिसकी उसी समतल में, इसी समतल में स्थित एक अन्य स्थिर बिंदु से दूरी क्या रहती हो, नियत रहती हो। नियत का मतलब एक समान। तो उस बिंदु पथ को हम क्या बोलेंगे, वर्त बोलेंगे। अब देखिए यह स्थिर बिंदु, यह स्थिर बिंदु वर्त का केंद्र कहलाता है। ठीक है, इसे केंद्र बिंदु बोला जाता है तथा नियत दूरी वर्त की त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो ये हमें बात ध्यान में रखनी है वर्त के लिए, कि एक वर्त के लिए हम बिंदु पथ को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। अब इसके बाद में कुछ और एग्जाम्पल भी हैं। देखिए ये जो एग्जाम्पल था इसमें चर बिंदु के साथ हमने स्थिर बिंदु को शामिल किया। अब मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल बताऊंगा जिसमें मैं चर बिंदु के साथ स्थिर बिंदु को शामिल न करते हुए एक स्थिर रेखा का यूज़ करूंगा। ठीक है, एक स्थिर रेखा होगी और उसके सापेक्ष कोई एक चर बिंदु होगा और हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक नया बिंदु पथ हमें प्राप्त होता है। तो देखिए अगला जो बिंदु पथ है वो है समांतर रेखा का बिंदु पथ। किस प्रकार से इसको समझेंगे तो वो देखिए कि मान लीजिए कि हमारे पास एक स्थिर रेखा है, ये हमने एक स्थिर रेखा बना ली और इसकी जगह चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये अपनी जगह पे ही रहेगी। अब हमें क्या करना है, एक चर बिंदु लेना है। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक बिंदु बनाया जो कि कौन सा बिंदु है, चर बिंदु। ठीक है, और नियम यहाँ पर कौन सा रहेगा, तो नियम मैंने आपको बता रखा है। हम इसी नियम की बात करेंगे, हर बार हम बात करेंगे समदूरस्थ की। तो पहले तो आप क्या करो, ये दूरी निकाल लीजिए कि ये दूरी देख लो कितनी है। ठीक है, और ये ध्यान रखना जो दूरी निकलेगी वो 90 डिग्री पे ही निकलेगी। तो हमने मान लिया कि ये जो दूरी है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर। अब आपको करना क्या है, ये जो चर बिंदु है जो अपनी जगह बदलेगा तो आपको इसकी जगह बदलनी है। लेकिन ध्यान रखना कि ये नियम ना बदले, कि समदूरस्थ का जो नियम है वो चेंज नहीं होना चाहिए। बाकी आप चर बिंदु को कहीं मर्जी ले जाओ। तो देखिए क्या मैं चर बिंदु को यहाँ बना सकता हूँ क्या, तो नहीं बना सकता, क्योंकि अगर मैं चर बिंदु को यहाँ बनाऊंगा तो ये वाली जो दूरी है वो 2 सेंटीमीटर से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो ध्यान रखना आपको चर बिंदु ऐसी जगह पे बनाना है ताकि ये दूरी जो है वो चेंज ना हो। तो मतलब ये अपने बराबर में कहीं भी जा सकता है इस तरीके से कि ये
इस तरीके से गमन करेगा, ताकि ये जो दूरियां हैं नीचे वाली, चाहे आप इस दूरी की बात करो, चाहे आप इस दूरी की बात करो, चाहे आप इस दूरी की बात करो, ये जो सारी दूरियां हैं वो कितनी रहेंगी, 2 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ये बिंदु यहाँ भी आ सकता है ऐसे, इस तरीके से। तो ये एक बिंदु का पथ बन गया। तो अब जब इस पथ को आपस में मिलाओगे, ठीक है, कि हमने इस पथ को आपस में मिलाया, तो इस पथ को आपस में मिलाने से जो रचना हुई, जो बिंदु पथ बना, वो क्या बना, वो स्थिर रेखा के समांतर बन गया, कि ऊपर वाली जो रचना है वो इस स्थिर रेखा के क्या है, समांतर है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे कि एक समतल में स्थित उस चर बिंदु का बिंदु पथ जिसकी उसी समतल में स्थित एक अन्य स्थिर रेखा से दूरी सदैव नियत रहती हो, स्थिर रेखा के समांतर रेखा कहलाती है। ठीक है, तो ये समांतर रेखा के लिए परिभाषा है कि समांतर रेखा कौन सी रेखा होती है, कि एक स्थिर रेखा आपको दी जाए और उसके सापेक्ष एक ऐसा चर बिंदु हमने बनाया जिससे स्थिर रेखा की जो दूरी है वो क्या रहे, नियत रहे। तो उस चर बिंदु का जो बिंदुपथ होगा वो स्थिर रेखा के क्या होगा, समांतर होगा। देखिए ये जो बिंदुपथ की जो परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ, इनका यूज़ कहाँ पर होगा। तो एग्ज़ाम में 1 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है जिसमें आपसे बिंदुपथ का नाम पूछते हैं। आपको एक नियम लिख के दे देंगे, आपको बताना है उस नियम से किस बिंदुपथ की रचना होगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी ऐसी और भी परिभाषाएं हैं, उन सब को आप ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट बिंदुपथ की। देखिए अगला जो बिंदुपथ है वो है लंब सम द्विभाजक का बिंदुपथ, या यूं कहें कि लंब अर्धक। समझते हैं इसे कि ये बिंदुपथ किस प्रकार से बनेगा। तो अभी तक तो हमने एक स्थिर बिंदु और एक स्थिर रेखा का यूज़ किया। अब हम यूज़ करेंगे 2 स्थिर बिंदुओं का, कि मान लीजिए कि इस समतल के अंदर कोई 2 स्थिर बिंदु हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि ये कोई 2 बिंदु हैं जो कि स्थिर हैं। तो हमें क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं से, ठीक है, इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर, बात वही है, ये दोनों बिंदु पहले तो स्थिर बना लिए। ठीक है, ये स्थिर बिंदु और बीच में वो भी क्या है, स्थिर बिंदु। और कोई एक चर बिंदु भी है, वो चर बिंदु भी मैंने अभी बनाया नहीं है, लेकिन बनाना किस प्रकार से है, बनाना इस प्रकार से है कि समदूरस्थ रहे। किनसे, इन दोनों से, कि जो स्थिर बिंदु हमने बनाए हैं उनसे बराबर दूरी पर वो रहे। तो देखिए इनके बिल्कुल बीच में बन सकता है वो बिंदु, कि यहाँ पर मैंने एक स्थिर बिंदु बना लिया C। सॉरी, कौन सा बिंदु है ये, चर बिंदु। ठीक है, ये इस प्रकार से बनाया कि ये वाली जो दूरी है वो इस दूरी के क्या हो, बराबर हो। अभी हमें इसका एक पथ बनाना है, मतलब चर बिंदु की जगह भी बदलनी है, और चर बिंदु की जगह इस प्रकार से बदलनी है कि A और B से जो दूरी है वो चेंज ना हो। मतलब दोनों तरफ की जो दूरियां हैं वो इस बार क्या रहनी चाहिए, बराबर रहनी चाहिए। मतलब इस बार जैसे ये 2 सेंटीमीटर है तो इधर 2 सेंटीमीटर। अब इस बिंदु को यहाँ ले आइए मान लीजिए, तो ये वाली जो दूरी है, ठीक है, ये वाली जो दूरी है वो इस दूरी के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ये वाले मान आपस में बराबर हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन दोनों स्थिर बिंदुओं से जो दूरी है ना वो आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। कि मान लीजिए कि ये 4 सेंटीमीटर है तो इधर वाली जो दूरी है वो भी क्या रहनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको जगह बदलनी है। तो अब आपको ये सोचना है कि ये बिंदुपथ अब किस प्रकार से बन सकता है। तो देखिए इसको वैसे तो हम सर्वांग के नियम से भी सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको एक बार डायरेक्ट बता रहा हूँ कि
ए और बी, ठीक है, ए और बी से समान दूरी पे जो बिंदु होगा, उन बिंदुओं का जो बिंदुपथ होगा वो एक लंबसम द्विभाजक रेखा पर स्थित होगा। ये हमने बना दी लंबसम द्विभाजक रेखा, मतलब ए बी का लंबसम द्विभाजक है ये, कि ए बी को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा है ये, ठीक है, ए बी का, ये हमने बनाया ए बी का लंबसम द्विभाजक, जिसको लंबवर्धक भी बोलते हैं। मतलब ये रेखा जो है वो ए बी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। अब इस रेखा पर जितने भी बिंदु हैं, मान लीजिए मैंने कोई बिंदु यहाँ ले लिया, ठीक है, अब इस बिंदु की मैंने ए से और बी से दूरी निकाली, तो ये जो दूरी आएगी, ये दूरी आपस में क्या रहेगी, बराबर रहेगी। मान लो मैंने बिंदु यहाँ ले लिया, तो यहाँ से मैंने दूरी निकाली ए और बी से, तो ए और बी से जो दूरी है वो क्या आएगी, बराबर आएगी। मतलब अगर दो बिंदु स्थिर हैं तो उन स्थिर बिंदुओं से बराबर दूरी पर जो भी चर बिंदु स्थित होगा, उस चर बिंदु का बिंदुपथ जो है वो रेखाखंड ए बी का लंबसम द्विभाजक होगा। इसको सिद्ध करेंगे। अभी पहले मैं इसकी परिभाषा लिख दूं कि किसी समतल में स्थित या समतल में स्थित उस चर बिंदु का बिंदुपथ जिसकी उसी समतल में स्थित दो स्थिर बिंदुओं से दूरी सदैव नियत हो, ठीक है, सदैव नियत हो, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंबसम द्विभाजक होता है। ठीक है, तो ये बिंदुपथ की परिभाषा है लंबसम द्विभाजक के लिए, और इसको सिद्ध करेंगे हम सर्वांग सम के नियम से। तो पहले इसको सिद्ध कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सा वैसे तो है इसको सिद्ध करना। देखिए, ये दो बिंदु को मिलाने वाला एक रेखाखंड, और ये दोनों बिंदु स्थिर हैं, ठीक है, और मुझे क्या करना है, एक लंबसम द्विभाजक सिद्ध करना है, और उसके लिए मुझे इस लंबसम द्विभाजक को एक बिंदु लेना पड़ेगा। मैंने वो बिंदु ले लिया P। लेकिन इसको जब मैं इनसे मिलाऊंगा A और B से, तो उससे दो त्रिभुज बनेंगे, और इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग किस प्रकार से सिद्ध करना है वो देखिए। तो हमें पहले तो ये ध्यान रखना कि लंबसम द्विभाजक सिद्ध करना है। अब देखिए, लंबसम द्विभाजक में दो बातें हैं, एक तो है लंब मतलब 90 डिग्री का कोण, और दूसरा है समद्विभाजन मतलब समान दो भागों में विभाजित करना। तो इन दोनों में से एक चीज़ आप लेके चलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लंबसम द्विभाजक पूरे को ही सिद्ध कर दें, तो ऐसा हो नहीं पाएगा, ठीक है, कि आपको सिद्ध करना है कि A और B कोई दो स्थिर बिंदु हैं और उनको मिलाने वाला एक रेखाखंड, और इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पे कोई एक बिंदु है P, ठीक है। तो ये P बिंदु इस रेखाखंड के लंब अर्धक पर स्थित है, ये आपको सिद्ध करना है। तो लंब अर्धक दोनों नहीं सिद्ध कर पाओगे आप, यहाँ तो लंब सिद्ध करोगे या अर्धक सिद्ध करोगे, दोनों सिद्ध नहीं हो पाएंगे। देखिए, मान लेते हैं कि ये जो लाइन है वो 90 डिग्री की है, ठीक है, और ये वाला मान इस मान के बराबर है। ये तो हम बिंदुपथ के अनुसार ही लेके चलेंगे कि A और B से समान दूरी पे, कि P बिंदु जो है ना वो A और B से समान दूरी पे स्थित है। तो देखिए, अब होगा क्या, सबसे पहले तो त्रिभुज, पहले इसको नाम दे दीजिए C। तो त्रिभुज ACP में, और इसी प्रकार से त्रिभुज BCP में आप दोनों त्रिभुजों को अलग अलग लेके चलेंगे और सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो देखिए, त्रिभुज ACP व त्रिभुज BCP में, ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में कि AP बराबर BP, ये हमने लिखा बिंदुपथ की परिभाषा से।
ठीक है, कि P बिंदु A और B से समान दूरी पर है। फिर उसके बाद में रचना जो की है वो हमने 90 डिग्री के लिए किया। ध्यान रखना, ये हमने एक लाइन खींची है जो 90 डिग्री की है। ठीक है, ये लाइन जो है वो 90 डिग्री की है, लेकिन अभी ये अर्धक नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखना। तो देखिए, कोण C बराबर कोण C, या पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख सकते हो कि कोण ACP बराबर कोण BCP। ठीक है, प्रत्येक 90 डिग्री। और उसके बाद में PC बराबर PC उभयनिष्ठ। ठीक है, कि ये बीच में उभयनिष्ठ है भुजा, ये 90 डिग्री 90 डिग्री, और ये कर्ण कर्ण के बराबर। तो RHS नियम से जानते हो, RHS नियम जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल बराबर करते हैं, एक भुजा बराबर करते हैं और एक कर्ण को बराबर करते हैं। तो RHS नियम से त्रिभुज ACP सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज BCP के, और इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जो AC है वो बराबर हो जाएगा BC के। तो अगर AC जो है, अगर AC इस BC के बराबर है, अगर AC का मान BC के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है वो AB को दो बराबर भागों में विभाजित करके जाती है। तो इस प्रकार से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। अब हम इसके बाद में बात करेंगे दो स्थिर रेखाओं की। ये दो स्थिर बिंदु हो गए, अब बात करेंगे दो स्थिर रेखाओं की। तो देखिए किस प्रकार से हम दो स्थिर रेखाओं के लिए बिंदु पथ बना सकते हैं। तो देखिए, अब हम बात करेंगे इसके बाद में दो स्थिर रेखाओं की, और दो स्थिर रेखाओं के अंदर भी हम सबसे पहले पढ़ेंगे दो प्रतिच्छेदी रेखाओं की। स्थिर रेखाएं लेकिन प्रतिच्छेदी हैं, कि ये हमने दो रेखाएं बनाई जो कि स्थिर रेखाएं हैं, स्थिर रेखाएं। ठीक है, इसको नाम दे दिया L और इसको नाम दे दिया M। ठीक है, प्रतिच्छेदी हैं साथ में। अब देखिए, इनके लिए हम एक बिंदु पथ बनाना है, तो उसके लिए चर बिंदु किस प्रकार से होना चाहिए कि एक ऐसा चर बिंदु बनाओ। मान लीजिए कि कोई चर बिंदु यहां बनाया हमने, तो इस चर बिंदु की इन दोनों रेखाओं से दूरी क्या रहनी चाहिए, समान रहनी चाहिए। मतलब ये जो दूरी है 90 डिग्री पे, और इधर से ये जो दूरी है 90 डिग्री पे, ये जो दोनों दूरियां हैं ये बराबर हों। ठीक है, ये वाला मान इस मान के बराबर हो। तो हमें ये देखना है कि इस बिंदु का किस प्रकार से अस्तित्व होगा, या इनसे बनने वाले जो बिंदु पथ होंगे उनका क्या अस्तित्व है, वो किस प्रकार से यहाँ पर अपना अस्तित्व रखेंगे। तो देखिए, मैं पहले तो वो बिंदु पथ बना दूं, फिर मैं आपको वो सिद्ध करके बता दूंगा कि वो बिंदु पथ बना कैसे। कि ये मैंने एक बिंदु पथ बनाया चर बिंदु का, ये इस प्रकार से बनाया है कि इस लाइन के ऊपर जितने भी बिंदु हैं, चाहे आप कहीं मर्जी बिंदु ले लीजिए, इस साइड भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दोनों रेखाओं की जो दूरियां हैं, ऊपर वाली और नीचे वाली जो दूरी है, ठीक है, सारी 90 डिग्री पे हैं। ये सब जो दूरियां हैं, ये दूरियां आपस में क्या हैं, बराबर हैं। और अब इस बिंदु का, ये जो बिंदु पथ है, इसका किस प्रकार से अस्तित्व है, इसको यहाँ किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये चर बिंदु का बिंदु पथ है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये जो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ठीक है, ये जो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इनके मध्य बने कोण का अर्धक है। मैं इसको पहले लिख देता हूँ परिभाषा के रूप में कि समतल में स्थित उस चर बिंदु का बिंदु पथ जिसकी उसी समतल में स्थित दो स्थिर प्रतिच्छेदी रेखाओं से दूरी सदैव नियत रहती हो, दोनों रेखाओं के मध्य बने कोण का अर्धक होता है। ठीक है, ये हमने बिंदु पथ का नाम लिख दिया
कि मध्य बने कोण का अर्धक, मध्य बने कोण का अर्धक मतलब ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये दो बराबर हिस्सों में विभाजित हो जाएगा कि ऊपर वाला कोण इस नीचे वाले कोण के क्या है, बराबर है। और अब हम इसको किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए ये दो स्थिर रेखाएं, ठीक है, नाम दे दिया L और M, ये P बिंदु, चर बिंदु, और अगर AP का मान BP के बराबर है, अगर AP का मान BP के बराबर है तो हमें ये सिद्ध करना है कि P से गुजरने वाली ये जो रेखा है, ये रेखा दोनों रेखाओं के मध्य बने कोण को मतलब AOB, इस AOB कोण को दो बराबर हिस्सों में विभाजित करके जाती है। देखिए कि L व M दो स्थिर रेखाएं, ठीक है, कि L और M तो दो स्थिर प्रतिशती रेखाएं हैं और P से L, M की दूरी, ठीक है, P से L, M की दूरी, तो ये जो दूरी है वो हमने लिख ली AP और साथ में ये बराबर किसके है, BP के। ध्यान रखना ये बिंदु पथ की परिभाषा से है, समदूरस्थ। चलिए इसी तरीके से एंगल OAP बराबर OBP प्रत्येक 90 डिग्री, क्योंकि दूरी जो होती है, ये जो AP दूरी है ये हमेशा लंबवत रहेगी, दूरी चाहे कोई भी है वो हमेशा लंबवत होती है। तो ध्यान रखना कि AP दूरी इस L रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी, BP दूरी M रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। और इसी तरीके से OP बराबर OP उभयनिष्ठ है कि OP बराबर OP उभयनिष्ठ। तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, कि ये एंगल इस एंगल के बराबर हुआ, ये बीच में कर्ण जो है वो उभयनिष्ठ हुआ और एक भुजा बराबर होगी RHS नियम से, ठीक है, कि 90 डिग्री के सामने ये कर्ण है तो ये तो उभयनिष्ठ हो गया, कर्ण के बराबर हो गया, ठीक है, कर्ण के लिए यहाँ पर H यूज हुआ है, हाइपोटेन्यूस, और 90 डिग्री के बराबर हो गया मतलब राइट एंगल के बराबर हो गया, और S कोई भी एक भुजा, तो AP भुजा BP के बराबर है, ये S के लिए आ गया। तो RHS नियम से त्रिभुज OAP सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज OBP के। तो CPCT से हम लिख सकते हैं कि एंगल AOP बराबर है एंगल BOP के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि P से जाने वाली रेखा कोण AOB को दो बराबर हिस्सों में विभाजित करती है। इसका मतलब P से गुजरने वाली रेखा कोण AOB को दो बराबर हिस्सों में विभाजित करती है, ठीक है, दो बराबर हिस्सों में विभाजित करती है। तो ये बिंदु पथ हुआ दो स्थिर प्रतिशती रेखाओं के लिए। अब आपका जो काम है वो इन परिभाषाओं को याद करना है, इनको अच्छे से समझना है, और आने वाले लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे 10.1 के कुछ क्वेश्चंस को, और तब तक आप इनको अच्छे से याद कीजिए। थैंक यू।